हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं हम कर रहे थे यूनिट नंबर 8 डिज़ास्टर एंड डेवलपमेंट को, जिसमें हमने पिछली वीडियो में डेवलपमेंट एंड ग्लोबल वार्मिंग के बारे में देखा, स्टेबलाइजेशन वेजेस के बारे में देखा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्रीन वेस्ट टू अ क्लीनर वर्ल्ड के बारे में और फ्यूल फूड डिबेट के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ओके, ग्रीन वेस्ट टू अ क्लीनर वर्ल्ड। देखिए, ग्रीन वेस्ट का मतलब होता है ऐसे तरीके या प्रैक्टिसेस जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं और जो पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद करते हैं। ये प्रैक्टिसेस नेचर के साथ हार्मनी में काम करते हैं ताकि हम अपनी दुनिया को क्लीनर और हेल्दियर बना सकें। सबसे पहले है रिन्यूएबल एनर्जी यूज़। देखिए, फॉसिल फ्यूल जलाने के बजाय सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जैसे क्लीन एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल करना। ये एनर्जी सोर्सेज कार्बन एमिशंस नहीं छोड़ते, इसलिए ये इन्वायरमेंट के लिए सेफ़ होते हैं। सेकंड आता है एनर्जी एफिशिएंसी। देखिए, अपने घरों और ऑफिसेज में एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस का इस्तेमाल करना, जैसे LED बल्ब्स, एनर्जी एफिशिएंट रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर्स। ये कम एनर्जी कंज्यूम करते हैं, इसलिए CO2 एमिशंस भी कम होती हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पूलिंग। देखिए, जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना या कार पूलिंग करना। एक ही गाड़ी में ज़्यादा लोग ट्रैवल करेंगे तो ट्रैफिक और पोल्यूशन दोनों कम होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ भी एक ग्रीन वे है। रिसाइकलिंग और वेस्ट मैनेजमेंट। रिसाइकलिंग का मतलब होता है पुरानी चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल में लाना, जिससे रिसोर्सेज बचते हैं और पोल्यूशन कम होता है। वेस्ट को ठीक से मैनेज करना, जैसे कंपोस्टिंग, ताकि ऑर्गेनिक वेस्ट से मीथेन गैस ना निकले। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स का कम से कम यूज़ करके ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना। ये सॉइल और वाटर पोल्यूशन को रोकता है और इन्वायरमेंट को सेफ रखता है। इसके अलावा एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन। नए पेड़ लगाना और कट चुके पेड़ों को दोबारा उगाना। रिफॉरेस्टेशन, पेड़ CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए ज़्यादा पेड़ लगाकर हम ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा वाटर कंजर्वेशन, पानी को बचाने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ड्रिप इरिगेशन और एफिशिएंट वाटर यूज़ प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना। क्लीन वाटर सप्लाई को मेंटेन करने के लिए ये सब बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा ग्रीन बिल्डिंग्स, ऐसे बिल्डिंग डिज़ाइन करना जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, जैसे सोलर पैनल्स का यूज़, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स और नेचुरल वेंटिलेशन। ये बिल्डिंग्स एनर्जी एफिशिएंट होते हैं और कम पोल्यूशन करते हैं। ये सब ग्रीन वेज हमें एक क्लीनर वर्ल्ड की तरफ ले जाते हैं। अगर हर कोई इन प्रैक्टिसेस को अपनाए तो हम अपनी दुनिया को पोल्यूशन फ्री और सस्टेनेबल बना सकते हैं। नाउ फ्यूल वर्सेस फूड डिबेट। देखिए, फ्यूल वर्सेस फूड डिबेट एक इम्पॉर्टेंट इशू है जो तब सामने आया जब बायोफ्यूल्स का प्रोडक्शन बढ़ने लगा। बायोफ्यूल्स वो फ्यूल्स होते हैं जो प्लांट से एग्रीकल्चरल क्रॉप्स से बनते हैं, जैसे कॉर्न, शुगर केन और सोयाबीन्स। ये बायोफ्यूल्स इन्वायरमेंट फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स हैं जो फॉसिल फ्यूल्स के लिए। लेकिन इससे एक नया प्रॉब्लम खड़ा हो गया है, क्या हमें क्रॉप्स फ्यूल के लिए ग्रो करनी चाहिए या फूड के लिए? ठीक है, ये क्वेश्चन खड़ा हो गया है। मेन पॉइंट्स ऑफ द डिबेट। सबसे पहले फूड सिक्योरिटी। जब क्रॉप जैसे कॉर्न और सोयाबीन्स को बायोफ्यूल्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है तो उसका मतलब ये है कि उन्हें फूड प्रोडक्शन के लिए कम इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे फूड प्राइसेस बढ़ सकते हैं और फूड शॉर्टेज का रिस्क भी हो सकता है, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ में जहाँ फूड स्कैर्सिटी पहले से ही एक इशू है। इसके अलावा राइजिंग फूड प्राइसेस। नाउ, जब लार्ज स्केल पे क्रॉप्स फ्यूल बनाने के लिए यूज़ की जाती है तो फूड की सप्लाई कम हो जाती है। सप्लाई कम होने से फूड की प्राइसेस ग्लोबल मार्केट में बढ़ जाती है, जो पुअर कम्युनिटीज़ को और भी अफेक्ट करती है क्योंकि उनके लिए फूड अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। बायोफ्यूल्स का इन्वायरमेंट फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव माना जाता है क्योंकि ये रिन्यूएबल है और इनकी बर्निंग से कार्बन एमिशंस फॉसिल फ्यूल्स के मुकाबले कम होते हैं। लेकिन इनकी प्रोडक्शन के लिए ज़मीन, पानी और फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत होती है जो इन्वायरमेंट पर प्रेशर डाल सकता है। बड़ी क्वांटिटी में क्रॉप्स ग्रो करने के लिए डिफॉरेस्टेशन भी की जा सकती है जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। बायोफ्यूल्स का प्रोडक्शन एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी माना जाता है। ये फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंसी को कम करता है, स्पेशली उन देशों में जहाँ एनर्जी रिसोर्सेज लिमिटेड होती हैं। बायोफ्यूल्स लोकल एनर्जी सोर्सेज बन सकती है जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी लाती हैं।
नाउ सस्टेनेबल सॉल्यूशंस, इस डिबेट का सॉल्यूशन ये है कि सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस और टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए जिससे फूड और फ्यूल दोनों को बैलेंस किया जा सके। एग्जाम्पल के लिए नॉन फूड क्रॉप जैसे कि स्विच ग्रास या एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल्स बनाए जा सकते हैं जिससे फूड सप्लाई पर असर नहीं पड़ता। एथिकल कंसर्न्स, कुछ लोग इससे एक एथिकल इशू भी मानते हैं क्योंकि जब दुनिया में कई जगह लोगों को खाना नहीं मिलता तो क्रॉप्स को फ्यूल बनाने के लिए यूज़ करना ठीक नहीं लगता। ये क्वेश्चन उठता है कि क्या हमें अपनी एनर्जी नीड फूड के कॉस्ट पर पूरी करनी चाहिए। सो इन सब पॉइंट से ये समझना मुश्किल नहीं है कि फ्यूल वर्सेस फूड डिबेट एक कॉम्प्लेक्स इशू है जिसमें इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, एथिकल फैक्टर्स सब इन्वॉल्व होते हैं। हमें ऐसे सॉल्यूशन ढूंढने होंगे जो एनर्जी और फूड सिक्योरिटी दोनों को बैलेंस करके चले।